अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान सलमान आबिद के साथ खबर लेके मैं हूँ इसाराना। पाकिस्तान के अखबारात ने, उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात ने आज पाकिस्तान को किस तरह देखा और पूरी दुनिया को किस तरह देखा, एक झलक देखते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम के पैटर्न की तरफ आएंगे। आज दफा और कश्मीर कमेटियों के दौरे GHQ, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और शहबाज शरीफ की अपने बयानिए से हटने के बयान को नुमाया जगह दी गई है। रोजनामा दुनिया की लीड स्टोरी है। चैलेंजों के बावजूद सरहदें महफूज, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। दुनिया जान ले मसला कश्मीर हल किए बगैर अमनो इस्तेहकाम की ख्वाहिश सिर्फ खुद फरेबी होगी। आर्मी चीफ। रोजनामा पाकिस्तान ने भी सिपह सलार के बयान को खासी अहमियत दी है। दुनिया जान ले मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सरहदें महफूज, हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। जनरल बाजवा। रोजनामा जंग की टॉप स्टोरी है। अफगानिस्तान पार्लिमानी और अस्करी क़यादत मुत्तहिद, दफा और कश्मीर कमेटियों को GHQ में आर्मी चीफ की ब्रीफिंग, सियासी क़यादत का अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। रोजनामा नवाई वक्त ने सुर्खी लगाई है, मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन ख्वाब, सरहदें महफूज, हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। जनरल बाजवा। रोजनामा नई बात ने अमरीकी इनखला के लिए खूबसूरत जुमले का इस्तेमाल किया है। लिखा है, गुड बाय अफगानिस्तान। अमरीका। आखिरी 5 त्यारे उड़ान भर गए, इनखला मुकम्मल। सेंटकॉम की तस्दीक। तालिबान का काबल एयरपोर्ट पर मुकम्मल कंट्रोल, मुल्क भर में जश्न, हवाई फायरिंग। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी है, मगरबी सरहदों पर हर सूरत हाल से निमटने को तैयार हैं। आर्मी चीफ। अंग्रेजी अखबार डॉन ने शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ को टॉप स्टोरी रखा है। शहबाज फ्लॉट्स आइडिया ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। दी नेशन ने आर्मी चीफ के बयान को खासी अहमियत दी है। पाकिस्तान आर्मी प्रिपेयर्ड टू मीट एनी सिचुएशन। आर्मी चीफ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीअश्योर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान सेफ। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी भी आर्मी चीफ के बयान पर है। आर्मी प्रिपेयर्ड टू मीट एनी चैलेंज ऑन बॉर्डर्स। और दी न्यूज में शहबाज शरीफ के बयान को नुमाया जगह दी गई है। प्रायोरिटी इज फेयर पॉल्स इन 2023, नॉट कंसिलिएशन और कन्फ्रंटेशन। शहबाज। जी सर, एक नज़र आप लोगों ने देखी और अखबारात ने आज दो ही चीज़ों को कवर किया है। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। आज तो इतना खूबसूरत मौसम है, आते हुए बारिश हो रही थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, इतना खूबसूरत मौसम दिए हैं। और आज तो जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बनी हुई थी उसमें सुबह के वक्त हमें लाइट भी ऑन करनी पड़ी। तुम किस किस नेमत को जुटलाओ, सब यही अल्लाह रब को मत को ज़बान। और माशाल्लाह मैं कह रहा था कि अल्लाह इस मुल्क को नज़र बद से बचाए। इतने खूबसूरत हम मुल्क में रहते हैं, अगर हम इससे मोहब्बत करें तो हम। वैसे राना साहब, आज तो आप भी मनसे का मॉडल लग रहे हैं, क्या टाई, क्या शर्ट, क्या कोट, लेकिन इसके क्रेडिट जाता है मेरी नूर जाता है, ताने जाता। ड्रेसिंग सारी आपकी वो करती है और इसमें आपका कमाल कोई नहीं, माशाल्लाह आज 20 साल छोटे लग रहे हैं आप। अच्छा तो लेकिन ये बात ये कि सलमान, मौसम का असर पड़ता है वो जी, बकायदा इंसानी तबीयत के ऊपर जो है, उसके मिजाज पर बिल्कुल पड़ता है, उसका तो कोई शक ही नहीं। एक रनडाउन पे नज़र मारते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे अहम खबर, शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ बयानिए से यूटर्न, PDM को झटका। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ आमने सामने। फिर अफगानिस्तान गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद, असल आजमाइश बाकी। तालिबान और अमरीका एक पेज पर, कामरान खान शो में इसका दावा किया गया है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, आर्मी चीफ की पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग। आज के प्रोग्राम में हम रोजनामा जंग का इदारिया डिस्कस करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम एक्सप्रेस ट्रिब्यून का में रुस्तम शाह महमद का जो कालम है उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे आज का टॉप ट्रेंड क्या रहा, ट्विटर पे कौन छाया रहा और क्यों छाया रहा, इस पे बात करेंगे। लेकिन हम आज आगाज़ करेंगे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानी के यू टर्न के हवाले से। शफीक साहब, सलमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और ने जो कल बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि ना मुफाहमत ना मज़ाहमत,
बल्कि शफाफ इंतखाबात। अब इस बयान के बाद तो ये बात क्लियर हो गई कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई का बयानिया जो है वो अपने हाथों से खुद दफन कर दिया, और वो कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये आग लग गई, और लगने के बाद मुझे लगता है ये बुझ भी गई, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो नई लाइन ली और उसमें उन्होंने कहा जी चैलेंजेस का मुकाबला हल करने के लिए कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। हालांकि इलेक्टेड हुकूमत के होते हुए किसी को इलेक्टेड हुकूमत ही कौमी हुकूमत होती है, लेकिन बहरहाल वो अपने बयानिए से बाहर आ गए नवाज शरीफ के और मरियम के जिसमें टकराव की बात हो रही थी। अब वो ये कहते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है उसके ऊपर हम जो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। शहबाज, अब मेरे मुझ से शहबाज इसलिए निकल रहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब कल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक हैरानकुन बात है कि उन्होंने बिल्कुल एक नया बयानिया लिया। आप सब क्या वजह है इस खबर के पीछे, असल खबर क्या है? देखें, आप ये देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब का जो तकरीर थी वो तमाम पीडीएम के जो बड़े बड़े लोग थे जो कराची में वो उससे हटके थी, और इन्हें ये जो उन्होंने तकरीर की उस पर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ना, वो मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा मातम की वजह थी। भाई ये किया क्या है, यानी अभी जो पीडीएम का जलसा और उसमें नवाज शरीफ की तकरीर और दूसरा भी उसकी स्याही सूखी नहीं थी उस बयान की कि हम जी अपना वो उसमें सुल्तान नहीं बने थे, हम जी ये कर देंगे वो कर देंगे। शहबाज शरीफ ने एक नया बयान दे के पूरी पीडीएम को उन्होंने तितर बितर कर दिया कि भाई ये असल बयानिया ये है, मेरा बयानिया ये है। अब कल मैंने जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ को उन्होंने चार्ज दे दिया कि आप लीड करें और अब सब सारे मामला आपने देखने, क्योंकि उनका ख्याल है जो लंदन वाले नवाज शरीफ साहब हैं कि शायद मुझे कुछ स्पेस मिल जाए, इसलिए मरीम भी खामोश थी। लेकिन अब वो जो रात मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने उनको स्पेस दिए कि वो करें, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुझे क्यों निकाला और सब पूरा बयान ही हमारा उलट कर दें, और जो हमने एक स्टैंड लिया हुआ था हुकूमत के खिलाफ उसको अपना नेशनल गवर्नमेंट पे आ गए। उन्होंने कहा ये हमारा बयानिया नहीं है। मैं कहा ये तो शहबाज शरीफ ने कह दिया और अब यही चलेगा जो उनका कहना था कि नहीं इस पर हम बात करेंगे, हमारी कल एक दो दिन में मीटिंग है मियाँ साहब से, हो सकता है आज हो जाए कल हो जाए, कि शहबाज शरीफ तो बिल्कुल यूं नहीं वी टर्न आ गया, उनका कहना था वी टर्न आ गया है। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब परेशान है कि भाई ये क्या होगा, बाकी भी पीडीएम दो ही पार्टियां मैटर करती है, बाकी तो शामिल बाजा हैं। तो बिल्कुल वहाँ अब आज मीटिंग होती है या कल होती है तो उसमें करेंगे भाई तूने कीता की है तू कीता की सलमान पीडीएम ने एक दिन पहले ही तो कहा था लॉन्ग मार्च करेंगे, लाखों लोगों इनकलाब आ रहा है निकल आओ। तो शहबाज शरीफ ने तो उस इनकलाब को कुंडी लगा दी और उन्हें कहा कि भाई आप घर में बैठे और जो पार्लिमानी सियासत है मुझे वो करने दें। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा टर्न है। देखिए बात यह है कि पीडीएम में शामिल हर जमात अपने अपने मफाद की सियासत कर रही है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर तो शहबाज शरीफ अपनी सियासत कर रहे हैं, नवाज शरीफ अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं मरियम के साथ। अब आपने पूछा ना कि अंदर की बात क्या है, अंदर की बात यह है कि शहबाज शरीफ को पता है ना ये हुकूमत जानी है, ना हम हुकूमत गिरा सकते हैं, ना हमारे पास वो ताकत है और ना एस्टेब्लिशमेंट की वो हमायत है। अब वो ये चाह रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन से पहले वो एस्टेब्लिशमेंट में अपने आप को काबिल कबूल बनाना चाहते हैं। यानी उन्होंने कहा ना मफाहमत और मुज़ाहमत की बात की है, ना उसके उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की हम सियासत करना चाहते हैं जिससे टकराव पैदा होगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ 2023 के इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अब वो शफाफियत से मुराद उनकी ये है हमें भी हिस्सा दे दें सर, थोड़ा सा हमें भी इक़्तिदार में शामिल कर दें। और दूसरी बात यह है कि वो महाजराई भी नहीं चाहते, उनको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं, बाकायदा पैगाम दे रहे हैं। कल की इस बातों से उनसे लगा कि वो कह रहे हैं कि सर हम आपके लिए तैयार बैठे हैं, हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप हम पर शफकत का हाथ रखें। तो ये एक मैसेज है कि जो नवाज शरीफ की सियासत है, जो मरियम की सियासत है, मैं उससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं और अपनी सियासत का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे लिए स्पेस पैदा करें। अब सवाल यह है कि इस स्पेस के साथ क्या शहबाज शरीफ एक्सेप्ट हो जाएंगे? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ की मुश्किलात जो है वो नवाज शरीफ से भी ज्यादा है, और सियासी मुश्किलात भी हैं, उनकी कानूनी मुश्किलात भी हैं। क्योंकि अब आप देखिएगा कि एक रीबटल होगा, नवाज शरीफ पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि कराची के जलसे में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब मरियम ने ना जाने का फैसला किया तो फिर नवाज शरीफ की तकरीर रखी गई, और जो कुछ उन्होंने फिर वहां पे कहा वो आपने भी सुना। तो इसका मतलब है अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको दो किस्म के नैरेटिव के दरमियान और ज्यादा टकराव देखने को मिलेगा। ठीक है, कल एक जो चीज़ बड़ी 2-3 दिन से चल रही थी, एक तो बात हम ये बिल्कुल समझ गए कि अब अपोजिशन में लड़ाई ये नहीं है कि हम नंबर 1 है पार्टी, अपोजिशन में अब लड़ाई ये है कि नंबर 2 कौन है, नंबर 2 की लड़ाई है। कल बिलावल साहब ने, शफीक साहब 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट जुमले कहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड
दो जुमले में आपसे शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा ये पटवारी या मौलवी नहीं, जाले हुकूमत के लिए खतरा है। ही सेड कि भाई ना पटवारी वो मुस्लिम लीग ही है, ना मौलाना फजलुर रहमान, बल्कि पीपल्स पार्टी जो है वो चैलेंज करेगी। दूसरा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे कमेंट लूंगा, फिर मैं आपकी तरफ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन लीडर पीपी का हो तो वो जेल में, और अगर लाहौर का हो तो आजाद फिर रहा है। ये पहले इस पे बात मैं चाह रहा हूँ, ये जुमला है ना कि जो पीपी का अगर शॉट मारी तो वो जेल में, और लाहौर का तो आजाद, इसके पीछे क्या गेम है? इस पे देखिए, इसमें मैं एक जुमला मैं शहबाज शरीफ पे कहूँगा। इन्होंने कहा ना कि शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मैं भी है, मेरे ध्यान करो। तो उस पे उन्होंने ये भी इंदिया दिया है अपना एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई जो मामलात है इलेक्शन कमीशन ये वो सब चीज़ें हम आपकी मानने को तैयार हैं कि ये मेरे लिए भी थोड़ी बारी खोल दो। हाँ ठीक है, यहाँ तक बात चल पड़ी है कि भाई मेरे लिए बारी खोल दो, मैं ताड़े सारे काम मैं कराने तैयार है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बिलावल पे आए, देखें कल बिलावल मौलाना साहब को पड़ गए, आज वो डायरेक्ट पटवारियों को पड़ गए। यानी ये अब उनकी आपस की लड़ाई शुरू हुई। वो जो उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा था मेरा भाई बिलावल, उसने जवाब दे दिया भाई ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा इक़्तिदार है। ये उन्होंने जवाब दे दिया, और ये आगे मजीद लड़ाई बढ़ेगी ये, क्योंकि सियासी पार्टियां हैं ना। फिर वो कहते हैं जी अपोजिशन का जो अपना हमारा अपोजिशन लीडर हो तो जेल में, आपका हो तो बाहर। ये असल में उन्होंने कहा कि भाई जी ये मुस्लिम लीग नून ने डील कर ली है, तो ये अब डायरेक्ट आएंगे, अब मजीद आगे ये बढ़ेंगे और ये मजीद टकराव होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, जैसे अब बार बार हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब थोड़ी सी स्पेस मांग रहे हैं, और ये वो तो नहीं वो जो जब खरात बांटी जाती है तो बंदा लेके कहता है मेरे भरा दा भी दे दो, ठीक है ना, भरानू कुछ नहीं मिलना, भरानू उन्होंने भी। लेकिन सर एक चीज इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि मुल्क के अंदर अदालतें हैं, मुल्क के अंदर एक निज़ाम है, इस निज़ाम को बाईपास करके तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मुझे ज़रा क्वेश्चन दे दें। आपको जो अदालतों का सामना है उनको तो फेस करना है, आप पे जो करप्शन के इल्जामात हैं उनको तो आपने फेस करना है, आपने जो कौमी खजाना लूटा और आप नैब को मतलूब है, आपको नैब को फेस करना है। अब तो देखिए ना, इस पे जरा मैं चाह रहा था, ये जो बिलावल ने जो गुफ्तगू की है ना, बिलावल ने तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की जी। हैं। एक तो उन्होंने अपने आप को और पीपल्स पार्टी को एक मुतबादिल हुकूमत के तौर पर पेश किया है, हाँ। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर ये हुकूमत है तो इसके मुतबादिल हम हैं, बिल्कुल, और हम लाइन में लगे हुए इक्तिदार में आने के लिए। PMLN को उन्होंने डिसोन किया है, बिल्कुल एक बात। और आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब जब लाहौर आए थे तो परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम पंजाब में एंटी PMLN अलायंस बनाना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि उन्होंने PTI को, उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला इस वक्त PMLN के अगेंस्ट में है, हम वहां पर साउथ पंजाब में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि वो साउथ पंजाब के एक दौरे पे आना चाहते हैं। बिलावल साहब को पंजाब के लिए कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा जी, बिलावल को भी पता है और जरदारी साहब को भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ शहबाज शरीफ भी एक मफाहमत का अंदिया दे रहे हैं, और वो खुद भी दे रहे हैं। अब मसला क्या है, वो ये कह रहे हैं कि सिंध के अलावा हमें थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा सा हमारा बढ़ा दें, यानी बलूचिस्तान में कहीं बढ़ा दें, कोई मरकज में बढ़ा दें, कोई कोलैबोरेशन हुकूमत बना दें। और ये शहबाज शरीफ ने भी जो कह दिया कि जो एक कौमी हुकूमत, यानी कोई अकेला हुकूमत नहीं करेगा, हम सब मिलकर बंदरबांट कर ले, और उसमें मैं भी इक्तदार में आ जाऊं, ये भी इक्तदार में आ जाए, PTI भी इक्तदार में आ जाए, ताकि किसी का कोई मसला ना रहे। अब ये सियासत यहां चलने वाली नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये बात ध्यान में रखिए। बिलावल साहब जो हैं वो, उनको ये बहुत पहले, जरदारी साहब, मैं तो बिलावल के मुकाबले में जरदारी साहब को ज्यादा मार्जिन देता हूं, क्योंकि डिसाइसिव पावर वो है ना। उन्होंने ये फैसला किया था कि हमें PMLN की टकराव की सियासत से अपने आप को दीवार से लगाने की बजाय अपने लिए रास्ता तलाश करना है इक्तिदार में जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही रास्ते पे हैं, और दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आपस में नंबर 2 के दरमियान मुकाबले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शफीक, मैंने अगले टॉपिक पे जाना है, सिर्फ एक कमेंट में चाह रहा हूँ जो मैंने सलमान से कहा था कि ये जो तरीकाकार है कि मुझे क्वेश्चन दे दें, मुझे थोड़ा आगे कर दें। भाई मुल्क में अदालतें नहीं है, मुल्क का एक सिस्टम नहीं है, आप उन अदालतों को मतलूब हैं, आप उन अदालतों में जाके अपनी क्लीन चिट लेके आए ना, अपने आप को साबित करें कि आपने कौमी खजाना नहीं लूटा, आपने TTs के जरिए पैसे बाहर नहीं भेजे। मसला ये है कि अपना केस जो है अदालतों में लड़ने के बजाय जिससे फैसला करने के मीडिया पे लड़ते हैं या पब्लिक जलसों में करते हैं। बिल्कुल ठीक भाई जो प्लेटफॉर्म है उसको वहां जाके अब केस डिफेंड करेगा। मैंने, आपने, इन्होंने या मीडिया ने या आवाम ने उनको उनके केसों से छुटकारा नहीं देना, वहां जाके लड़े, वहां सबूत दें कि ये चीजें हैं, तो वो फिर इनको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। अब इन्होंने यार पॉपुलर सेगमेंट यही है ना कि भाई आप ये मीडिया में आ जाओ, ये हो गया वो हो गया। और फिर आपने देखा ना अदालतों की बात की है, मैं इंतहाई मौजूद से कहता हूँ, किस अदालत ने कहा था एक हमारी लीडर के बारे में कि भाई एक सर्टन टाइम के उन्हें नोटिस दिए बगैर गिरफ्तार ना किया जाए।
ये भी तो देखे ना, ठीक है, ये भी तो देखे ना आप। ठीक है, शफीक को काबू करना जरा मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं जरा कह रहा हूं थोड़ा सा, मुल्क की अदालत ने कहा था। नहीं, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि चलें अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अफगानिस्तान की तरफ। नहीं जी, आज डेडलाइन थी और उसके बाद रेड लाइन थी, और अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर जो कहता था, जिसने जो बाइडन परसों रो रहा था, आंसू से रोया, और रोने के बाद उसने कहा जी मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये जो जर्नल है मार्क मिली इसके ऊपर डाल दिया, इसने यूं किया और यूं किया। फिर उसने कहा जी हमारी मर्जी है, हम जब तक चाहेंगे इनखला करेंगे, लेकिन आज वो दुम दबा के भाग गया। लेकिन सलमान साहब, इम्तहान तो अब शुरू हुआ है तालिबान का। देखिए ना, बात ये होती है कि आप जब विकेट पे आते हैं ना, तो विकेट पे खड़ा होना एक बड़ा आर्ट होता है ना। अब असल में तालिबान का चैलेंज ये है कि अब आप आ गए हैं इक़्तिदार पर, दुनिया भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन आप किस तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि दुनिया में अपने लिए एक्सेप्टेंस भी पैदा करें और जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन है उसको भी डील करें। अब आप देखिए कि अल दाइश जो है वो एक बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। उस हालांकि अमेरिका ने यह कहा था, आपको याद होगा, कि हमने दाइश का खात्मा कर दिया है, लेकिन आज जब दाइश हमले कर रही है तो इससे मुराद यह कि अमेरिका की बात गलत साबित हुई ना। दाइश वहां एक खतरे के तौर पे बदस्तूर मौजूद है। आपने देखा गुलबदीन हिकमत यार ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कल बात की है। उन्होंने कहा जी कि अगर हम एक मुत्तफिका हुकूमत भी बना देना और तमाम फरीकैन को भी इसमें शामिल कर लें, फिर भी अमेरिका में शायद कबूल नहीं करेगा। उसका मतलब यह है अमेरिका का गेम प्लान कुछ और है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, आज आपने कहा कि अमेरिका का आखिरी दिन है, भाई ये उनकी फौजियों का आखिरी दिन है। अमेरिका का जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहेगी, और वो प्रॉक्सी वॉर के तौर पे आएगा, और उसका मेजर प्रॉक्सी वॉर जो है जिसके जरिए वो जंग लड़ने की कोशिश करेगा वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की मदद से वो अपनी प्रॉक्सी को जारी रखेगा अफगानिस्तान के अंदर। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक पैकेज में शेयर कर रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। हमने अफगानिस्तान के सूरत हाल पे एक रिपोर्ट है, मैं चाह रहा हूँ वो शेयर करूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ सर मैं। अमेरिका ने 20 साल जंग के बाद अफगानिस्तान से इनखला डेडलाइन से कबल ही मुकम्मल कर लिया, और वहां मौजूद आखिरी अमरीकी फौजी भी रात 12 बजे से पहले ही काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गए। काबुल से आखिरी अमरीकी परवाज की रवानगी का ऐलान तालिबान ने किया, जिसके फौरन बाद अमरीकी हुकाम ने खबरसां इदारे राइटर्स को तस्दीक की कि अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लिया है। इस आखिरी फ्लाइट के साथ ही 11 सितम्बर के हमलों के बाद अफगानिस्तान में शुरू होने वाली 20 साला अमरीकी मुहिम खत्म हो गयी। अमेरिका की तवील तरीन जंग में तकरीबन 50,000 अफगान शहरी, 2500 अमरीकी फौजी, 66,000 अफगान फौजी और पुलिस एहलकार, 457 बरतानवी फौजी और 50,000 तालिबान और दिगर अमरीकी मुखालिफ जंगजू मारे गए। अफगान जंग की निगरानी 4 अमरीकी सदूर ने की, जबकि इस पर एक अंदाजे के मुताबिक $2 खरब के अखराजात आए। जंगी अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज की मद में ली गई बेशतर रकम पर अमरीका की कई नस्लों को सूद की मद में $6 खरब अदा करने होंगे। पेंटागन ने भी अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी है। उधर अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह की तस्वीर भी सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो गई है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी फौज के इनखला मुकम्मल होने पर सीनियर तालिबान रहनुमा का कहना है कि हमने तारीख रकम कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल शहर में अमरीकी फौज के इनखला पर खुशी मनाते हुए तालिबान चौकियों से फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। तालिबान ने अमरीका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन दी थी। जी अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो अभी तमाम खबरों से पता चल गया कि अफगानिस्तान आज मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया जी, और आखिरी सिपाही भी उसका एक दिन पहले ही वहाँ से चला गया जी। अब देखने की बात दो है, एक तो ये है कि अमेरिका का रवैया क्या होगा, इससे पहले आप थोड़ा सा उससे बात कर भी रहे थे, और दूसरा ये कि इस खित्ते में अब अफगानिस्तान एज ए कंट्री कैसे आगे चलेगा और इस खित्ते पर उसके क्या असर पड़ेंगे। दोनों का अगर आप इजाजत है अलग अलग आता कर लेते हैं। अच्छा लोधी साहब एक सवाल है कि आज़ादी तो मिल गई, आपने जिक्र किया आज़ाद हो गया अफगानिस्तान, लेकिन अब तालिबान पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमने आज़ादी हासिल की थी तो बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क को खड़ा किया था। अब तालिबान अंदरूनी शोरश भी है और बाकी जो मुल्क उन्हें तस्लीम भी नहीं कर रहे, तो इस हवाले से बताएं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। जश्न से ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है। जी आप सही कह रहे हैं, जो मुश्किल मराहल है वो तो अब उनको दरपेश है।
जो 20 साल जद्दोजहद थी वो भी कोई आसान नहीं थी। एक सुपर पावर उसके एलाइज इधर आए हुए थे जिन्होंने शुरू में तो जिस अहदाफ के तहत आए वो चले, अगर हम दुरुस्त मान भी लें क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तायद उनको हासिल थी, और लेकिन बाद में उन्होंने अहदाफ जब बदलने शुरू किए तो फिर ये जंग मेरे ख्याल से इलेजिटिमेट होगी उनके लिहाज से। सलमान, आपने सवाल करना। जी अच्छा, लोधी साहब ये जरा बताइएगा कि खास तौर पे ये जो कहा जा रहा है कि जो हम कहते हैं ना कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, तमाम फरीकैन उसमें शामिल हो, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये एक बड़ी आइडियल बात है कि वो तमाम लोग जो आपस में पहले लड़ते रहे हैं वो एक होकर हुकूमत कर सकेंगे। तो आपको लग रहा है ये जो इस वक्त हुकूमत की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें हम ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है ये वाकई जेन्युइन तरीके से देख पाएंगे? देखें, अगर तो कोई ये समझे कि ऑल इंक्लूसिव यानी कि तमाम लोग इसमें एडजस्ट हों, क्योंकि वहां पर आपको पता है एथनिसिटीज है, वहां पर सेक्टेरियनिज्म है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें ज्यादातर जो मेजर एथनिसिटीज हैं और जो मेजर सेक्टेरियन ग्रुप हैं वो मेरा ख्याल इसमें होंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसकी बड़ी बुनियाद है जो मैं ये बात करूँ कि वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने नेगोशिएशन में अपनी स्किल का आपको बता दिया, जब दोहा में वो बातचीत करते रहे उन्होंने मिलिट्री एक्सीलेंस आपको दिखा दी। ठीक। उन्होंने डिप्लोमेसी में अपनी एक्सीलेंस दिखा दी, जब चीन भी गए, रूस भी गए, ईरान भी गए, हमारे पास भी है सब कुछ। तो मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी ना काम के होंगे। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल ठीक, ज्यादातर अफवानों को मंजूर हो। जी ठीक है जनरल साहब, एक सवाल मैंने करना है, फिर हमारे साथ ही रहिएगा, हमने आपसे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी। पंचशेर का मैं पूछ रहा था कि आप समझते हैं कि अब वहाँ पे मामला सेटल हो गए और जो आप एक लोग तवक्को कर रहे थे कि वहाँ शायद बहुत बड़ा ब्लड शेड होगा, लोग मर जाएंगे, तो आप समझते हैं कि पंचशेर वाला इशू तालिबान ने अपनी डिप्लोमेसी से जहानत से हल कर लिया है? जी देखें, लोग तो समझते थे कि अफगानिस्तान में भी बहुत खून खराबा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर एक सिविल वॉर होगी, तो पंचशेर तो बहुत छोटी सी जगह है पूरे अफगानिस्तान के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान अपना रिकॉर्ड नहीं टूटने देंगे और वहां पर थोड़ा सब्र कर लेंगे। अगर नहीं भी हल हुआ तो मेरे अपने अंदाजे में ये हल हो जाएगा और बगैर खून खराबे के ही हल होगा। ठीक ठीक सर, हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज। शफीक साहब, ब्रिगेड साहब की जो हम बातों से हमने अखज़ किया है मैंने, वो ये कि तालिबान इस बार इस सूरत हाल का शिकार हैं कि उन्होंने अपने आप को मनवाना है दुनिया से, अपने आप को साबित करना है कि वो अहल हैं हुकूमत के लिए। तो ये चैलेंज जो है, और अभी तक तो वो इसमें पूरा उतरे हैं, अब आगे आप समझते हैं कि वो उनके पास इतना डिप्लोमेटिक एक्सपोजर है और उनके मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो राब्ते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो यूरोप को और अमेरिका को फेस कर सकें? जनरल साहब से मेरा ये सवाल है, जनरल साहब ये प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते रहे पूरी दुनिया से कि भाई आप आगे आएँ और इसकी तामीर 9 में हिस्सा लें, खुदा न खासा अगर पीछे हट गए जो 90 में हुआ था एक और सानिया ना खड़ा हो जाए। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, दुनिया जो हेजिटेट कर रही है इनको सिवाय चाइना के इनकी रीबिल्डिंग में, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये एक जमाना था कि जब हम कहते थे दुनिया तो देन में एक ही मुल्क आता था अमेरिका, अब जमाना थोड़ा तब्दील हो गया है। ठीक है, जब हम कहते हैं दुनिया तो इसमें चीन भी है, इसमें रूस भी है, इसमें कुछ और ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मेरा अंदाजा ये है कि दुनिया अपनी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, कम से कम 1 दर्जन ममालिक इमीडिएटली इनको मानेंगे, कबूल करेंगे, और उसके बाद ये बाकी लोग भी ठीक आएंगे। ठीक जनरल साहब, ठीक हमारे साथ रहिएगा। सलमान साहब, शफीक साहब, कामरान खान शो में कल बात हुई तालिबान और अमेरिका के हवाले से, और कामरान साहब का जो नैरेटिव था, जो उन्होंने फिर लोगों से, एक्सपर्ट से भी बात की, वो ये था कि तालिबान और अमेरिका जो हैं वो बहुत सारे मामलात पे एक पेज पे है। मैं चाह रहा हूँ उनका एक क्लिप पहले आपसे शेयर करूँ, फिर उस पर बात करते हैं। सदर बाइडन तालिबान की लेजिटिमेसी को तस्लीम करते हुए 31 अगस्त की डेडलाइन पर कायम है, जबकि अब तालिबान ने भी मुकर्ररा तारीख के बाद भी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के शहरियों को बहिफाजत वापसी की यकीन दहानी करा दी है। ये भी लग रहा है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके इत्तेहादी ममालिक भी तालिबान को मौका देने के हक़ में हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और फ्रांस के वज़ीर आज़म मैक्रों का कहना है कि हमें अफ़गान अवाम की मदद की खातिर सियासी, मुआशी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अफगानों की मदद भी हो और बहिफाजत इनकला के साथ हमारे मुल्क भी महफूज रहे।
सलमान, सिफारतकारी का अब जिम्मेदारी खाली अमेरिका की या उनके नहीं है, अफगानों की भी और तालिबान की भी जिम्मेदारी है कि वो सिफारतकारी करें। मेरा ख्याल है कि वो खासी हद तक कतर के अंदर जो मुज़ाकरात और एक अरसा वहाँ पे वो रहे तो इतने पॉलिश हो चुके हैं वो। देखिए ना, बात बड़ी बुनियादी सी है कि इस वक्त जो सवाल इन्होंने उठाया कि अमेरिका और तालिबान एक पेज पे हैं, मैं कम से कम इस थ्योरी को बाय नहीं करता, क्योंकि देखिए ना उसकी वजह है, अगर अमेरिका अफगानिस्तान को स्टेबल करना चाहता है तो फिर तो मैं इस थ्योरी को बाय करूंगा कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के अंदर एक डिस्टेबिलिटी को कायम करना है और अमेरिकन एजेंडा ये है, तो फिर ये मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी जनरल साहब ने भी की, इन्होंने भी की जनरल साहब ने, कि बुनियादी बात यह है कि अमेरिका इस खित्ते में चाहता क्या है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन जो अभी इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया के अंदर एक परसेप्शन गया ना कि अमेरिका और उसके 40 ममालिक जो है उनकी शिकस्त हुई है, और आज तालिबान ये इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हमने अब एक आज़ाद मुल्क हो गए हैं, हमने यहाँ पे इनखला को यकीनी बना दिया, तो इसका एक रद्दअमल तो होगा। और उस रद्दअमल को देखने के लिए ये जो इंडियन का इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जो नेक्सस है, और ये बड़ी सही बात इन्होंने की, दो सुपर पावर यानी अमेरिका के साथ अब एक चीन का जो उभरना है वो अमेरिका को कैसे डाइजेस्ट होगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अभी हालात उस तरह से दुरुस्त नहीं होंगे जितनी जल्दी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी और ज्यादा पेचीदगियां देखने को मिलेंगी। अच्छा जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे मेरे साथी सलमान साहब ने कहा कि तालिबान, जैसे कमरान ने भी कहा कि तालिबान और अमेरिका एक पेज पे हैं, ये काफ़ी अच्छे थ्योरी चल रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका और नेटो और दूसरे लोग अफगानिस्तान से निकल गए, तो क्या आप समझते हैं कि अभी तक उनके इंटरेस्ट हैं या उनको किसी प्रॉक्सी में मौजूद रहेंगे? अगर प्रॉक्सी में मौजूद रहेंगे तो फिर आप आगे अफगानिस्तान के हालात क्या देखते हैं? ये देखिए, उनका इंटरेस्ट तो है यहाँ पर, बहुत गहरे इंटरेस्ट है यहाँ पर। वो कैसे खुली छुट्टी देंगे चीन को कि वो अपना असर रसूख आगे बढ़ाए, वो कैसे खुली छुट्टी देंगे रूस को कि वो बहरे हिंद तक आराम से अपना रास्ता बना ले, वो कैसे इतनी दूर हो जाएंगे जो कुछ के उनके वो नजर रखना चाह रहे थे ईरान के ऊपर। लेकिन अब वो पैंतरा बदलेंगे, वो ये करेंगे कि वो अब यहाँ पर आएंगे, पॉलिटिकली और मुआशी तौर पर आएंगे वापस। आप देखिएगा वो मानेंगे अफगानिस्तान को, और बजाय इसके कि इस मैदान को खुला छोड़ दे चीन और रूस के लिए, वो आएंगे पाकिस्तान के थ्रू। पहले पाकिस्तान को मनाएंगे कि छोटे भाई गलती होगी, कोई बात नहीं, माफी दे दो। तो वो फिर अपना रसूख बढ़ाएंगे, दोबारा अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो एक मुकाबला मैं समझता हूँ जो नया होगा वो इकोनॉमिक मैदान में होगा, बिल्कुल, और पॉलिटिकली इस इलाके को उस पर असर रसूख लाने के लिए कोशिश जो है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद करेंगे बात। कल पार्लियामेंटेरियंस जो थे उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और जनरल साहब ने क्या फरमाया, क्या कौम को मैसेज दिया, उस पर बात करेंगे। आज जंग का इदारिया है, उस पर बात करनी है। रुस्तम शाह महमद साहब का जो ट्रिब्यून में कालम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड क्या चला उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं जरिया राजपूत। हम बात करेंगे हर उस खबर पर और हर उस वाक़े पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम सब से है। हमारी मजहबी और माशरती अक़दार से है, पाकिस्तान से है। इस दौरान जिंदा करेंगे गुजरे हुए ऐसे लम्हात को जो आज भी हमारी हंसी यादों का हिस्सा है, और रखेंगे नजर मुस्तकबिल पर कि हर आने वाला नया दिन पूरी कौम को क्या पैगाम दे रहा है।
जी वेलकम बैक। कल पार्लियामेंटेरियंस ने मुलाकात की आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से, और वहाँ पे गुफ्तगू में बाजवा साहब ने दो चीज़ें बड़ी क्लियर की। एक तो ये कि पूरी दुनिया सुन ले कि कश्मीर के मसले के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर एक इसके ऊपर मौक़िफ़ है और इसमें कहीं लचक नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि हमारी जो सरहदें हैं वो महफूज हैं और किसी किस्म के भी चैलेंजेस हो हम उसके लिए फेस करने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ आपसे, फिर इसके बाद मैं अपने दोस्तों की तरफ जाऊँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौम को यकीन दिलाया है कि वो हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट की कश्मीर और दफाई कमेटियों के वफ्द ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां वफ्द को सरहदों की सूरत हाल और पाक फौज की अमनो इस्तेहकाम की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द से तफसीली मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज ने कौम के ताउन से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और मुल्की हालात को मामूल पर लाने में नुमाया कामयाबी हासिल की। उनका कहना था कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मगरबी सरहद पर हर वक्त इकदामात उठाए। आज हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत को उजागर किया और मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के लिए पाक फौज की हमायत का अज़्म दोहराया। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि दुनिया जान ले मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाब अधूरा रहेगा। ISPR का कहना है कि मुलाकात में इंतहा पसंदी से निमटने के लिए बहैसियत कौम कोशिशें जारी रखने के अज़्म का आदा किया गया। सेंटर सरफराज बुख्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बुख्ती साहब लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले मैं शफीक से बात करना चाहता हूँ। शफीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरहदें सेफ़ हैं और हम हर चैलेंज का मुकाबला करने के, पाकिस्तान ने कोई एक बाड़ नहीं लगाई, उसको कुछ 4, 5, 6 हमने सिक्योरिटी मेजर्स किए हैं और उसको हमने जदीद टेक्नोलॉजी से भी अटैच किया है। तो मेरा ख्याल है आर्मी चीफ साहब के कल के इस बयान के बाद एक एतमाद कौम का जो है वो तो बढ़ेगा। देखिए, सबसे बाढ़ ये वार असला वसला ये तो सब होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी फ़ौज जाग रही है। हमारी फ़ौज जाग रही है, मैं और आप महफूज हैं। अच्छा बुख्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कल ब्रीफिंग अटेंड की। हम ये तो नहीं चाहते कि जो वहाँ पे जो चीज़ें अब सीक्रेट हैं, जो आप बताने नहीं चाहते, लेकिन कौम और आवाम को बताएं कि हमारी फ़ौज कहाँ पे खड़ी और क्या उन्होंने ब्रीफ किया अफगानिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद ज़ाहिर है वो जो हमें बुलाया गया था और ब्रीफ किया गया था, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी। पार्लियामेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जिस भी जमात से थे, हम वहाँ पर मौजूद थे। और सबसे बुनियादी और अहम बात जो मेरे को होस्ट ने शफीक साहब ने कही है कि ये जो फौज होती है इसके पीछे जब आवाम होती है तो ये फौजें लड़ती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान के फौज की है। जब उसके पीछे आवाम थी और उसके जनरल करप्ट थे, लीडरशिप करप्ट थी, तो उसका अंजाम आपके सामने है कि 2 दिन में बैठ गए जहाँ उनके पास $1 ट्रिलियन खर्चा किया गया। तो ओवरऑल जो स्थिति की सिचुएशन है बिलखसूस अफगानिस्तान की, उसके ऊपर अप्लाइज किया गया और पूरी तरीके से कौमी क़यादत को बताया गया कि किस तरीके से हमने इस बॉर्डर को महफूज किया, न सिर्फ बॉर्डर को, और जो पाकिस्तान का किरदार है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग देगी। साथ साथ कश्मीर के हवाले से इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी हमायत जो है वो जारी रखेगा और कश्मीर की आज़ादी जो है वो नागुज़ीर है। अच्छा बुख्ती साहब, ये बताइए, क्योंकि आपका ताल्लुक तो माशाल्लाह बलूचिस्तान से है और आप बहुत एक्टिव हैं वहाँ के ऊपर, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, एक कौमी सिक्योरिटी का जो सवाल आता है उसमें बलूचिस्तान की भी बड़ी अहमियत है। अब जो इस वक्त का बलूचिस्तान है, आप इसे कौमी सिक्योरिटी के तनाजुर में किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से लाइमलाइट पे आता रहता है, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो मैं सूरत हाल अफगानिस्तान के बाद देखा हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बड़ा होपफुल हूँ कि जो सेफ हेवन थे हमारे टेररिस्ट थे, जिनको अफगान हुकूमत की न सिर्फ माजी की जो हुकूमत थी उनकी न सिर्फ हमायत हासिल थी,
बल्कि जो इंडियन वहाँ पर अफगानिस्तान में मौजूद थे, इंग्लिश और रॉब मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशतगर्दी कर रहे थे और उन्होंने बैटलफील्ड चुना था बलूचिस्तान। इसलिए चुना था कि एक तो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, दूसरा बलूचिस्तान की अपनी फ्रेजिलिटीज है, पोरस बॉर्डर्स हैं, दूर दराज इलाके हैं, तो उसको उसने बुनियाद बनाकर ये दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। मुफ्ती साहब, कल जो मुलाकात हुई और डेफिनेटली ये बातें तो सामने आ गई कि आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा है, जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी जो गुफ्तगू थी उसका मरकज़ क्या था और जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने जो मौका था वो क्या सवालात थे जो ज़्यादातर आप लोगों की तरफ से पूछे गए? देखिए, वहाँ पर सवाल कमेंट ज़्यादा थे और ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस के जो कमेंट थे कि एक इस तरह की फजा पाकिस्तान में बयान की जा रही है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान कोई इम्बैलेंस है, जिसको सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस कहा जाता है। तो उसके हवाले से तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी के इसमें लोग थे, सब ने बायक ज़बान होकर ये कहा कि एक मजबूत फौज ही पाकिस्तान की दफा की दामन है, न सिर्फ नजरियाती सरहदों की बल्कि जो फिजिकल सरहद है उनकी भी, बल्कि नजरियाती सरहद। और उस पर जोर दिया गया है कि कोई जमात हम आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, बिल्कुल, जहाँ पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला आएगा, जहाँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला आएगा, जहाँ पाकिस्तान की गैरत और अहमियत का मामला आएगा, वहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे होंगे और अपनी फौज के पीछे खड़े हो गए। जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर सरफराज मुफ्ती साहब। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको हमें समझनी है ना, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना बिला वजह सिविल मिलिट्री डेफिसिट को क्रिएट करते हैं आज भी। अच्छा, ये कहते हैं कि जी देखिए फौजी क़यादत जो है ना यकतरफा फैसला कर लेती है, हमें इत्मीनान में नहीं लेती, पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लेती। लेकिन आप क्रेडिट दें हमारी अस्करी क़यादत को भी। पिछले चंद अरसे में आपने देखा होगा कि तमाम पार्लिमानी जमातों के हेड्स, यानी पीपल्स पार्टी के, PMLN के, JUI के, ANP के, तमाम जमातों के हेड्स जो हैं वो आर्मी चीफ से मिले। उसमें अफगानिस्तान के ऊपर स्पेशल ब्रीफिंग दी गई, कश्मीर के तनाजुर में दी गई, हिंदुस्तान के तनाजुर में दी गई। और ये जो कल मुलाकात हुई है ये डिफेंस कमेटी, पार्लियामेंट की और कश्मीर कमेटी, ये उनके अरकान थे शफीक साहब, उनको भी बाकायदा ये ब्रीफ किया गया। यानी और हमें यानी कि बार बार वो सियासी क़यादत को लेकर जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, ये जो अभी आज जंग ने एक सुपर लीड लगाई है कि जनाब जो सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पे है, मतलब सिर्फ ये है कि जो भी चैलेंजेस इस वक्त आ रहे हैं ना उसके अंदर उनको शामिल किया जा रहा है। ये कहूँगा कि आर्मी चीफ साहब ज़्यादा वो पूरे मुल्क में गैर मुतनाज़ा है, हुकूमत से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, इस कैनवस को बड़ा करें, इसमें तमाम सियासी पार्टियों को ले आएं जो पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, उनको भी क्योंकि हमारा कौमी मसला है, उनको भी ले आएं और जो पार्लियामेंट को भी ले आएं और एक जॉइंटली बड़ा जरगा करके बड़ी मीटिंग करके सबको ब्रीफ करें कि हमारी आर्मी में क्या खड़ी और लोगों के जो खदशात हैं। बल्कि मैं देखूँगा मीडिया को बुलाएं, उनको बताएं कि भाई ये देखो उन मीटिंगों में ये होता है कि उन मीटिंगों में आपको बयान खबर से आगे खबर मिलती है, वो आपकी अपनी कंजप्शन के लिए होती है, लेकिन आपका मुतमईन हो जाता, दिल मुतमईन हो जाता है कि भाई हम महफूज हाथों में हैं। तो मैं तो आर्मी चीफ साहब से ये कहूँगा इस कैनवस को बड़ा करें और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बुलाएं, उन्हें ब्रीफ करेंगे कि जो एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो। और इसमें मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ के साथ साथ खुद प्राइम मिनिस्टर को भी इनिशिएटिव लेके ना ज्यादा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कंसल्टेटिव प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए, ताकि ये पर्सपेक्टिव डेवलप हो कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सिविल मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। सलमान साहब, शफीक साहब, देखें बात यह कि जो पिछली दफ़ा जब तमाम सियासी जमातों के सरबराहान मिले आर्मी चीफ साहब ने, तो उसमें मैं तो कह रहा हूं कैनवस बड़ा कर दिया, पार्लियामेंट से बाहर की जमातों को बुलाएं, मजहबी लोगों को बुलाएं। हुकूमत ने दिल बड़ा किया और बड़ा करने के बाद एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दी जिसमें वो लोग बराह रास्त आर्मी चीफ से मिल सकें और बीच में हुकूमत का कोई ये ना हो कि जी उसको क्रॉस करके जाना है, वो अपने आप को उन्होंने साइड पे किया। और उसके बाद तमाम सरबराहान ने कई 15-15, 20-20 मिनट एक बंदे ने उन्होंने गुफ्तगू की। एक मिनट में जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें जो हमारी पाक आर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने जब कन्वेंशन सेंटर में गुफ्तगू की तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये मेरा जो एतमाद है, जिस एतमाद से मैं बात करता हूँ उसके पीछे पाक फौज है जिस पे यकीन है। इस पे भी जो है ना हमारे कुछ देसी लिबरल और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे पाकिस्तान की फौज है ना, अगर पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी तो किसको सपोर्ट करेगी? असल में जो हमारे जो लोग इन्होंने भी क्रिटिसाइज करते हैं वो क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म करते हैं, वो नहीं समझते कि पाकिस्तान की फौज है
और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है ना। सारा जी साहब सलमान। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना अपनी कौमी सलामती और कौमी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े चैलेंजेस से दो चार है। एक तरफ आपको कश्मीर का तरह मसला है, एक तरफ हिंदुस्तान का मसला है, वहाँ हिंदुआता की सियासत है, अफगानिस्तान की सियासत है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, सी पैक के साथ ताल्लुकात हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। इस सारे तनाजुर में अगर आपके यहाँ एक मशावरत ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस चलता है तो वो सबके फायदे में है, पाकिस्तानी स्टेट के फायदे में है। इसलिए जो इनिशिएटिव आर्मी चीफ लेते हैं, जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, इसके साथ साथ जो हमारी अपोजिशन जमाते हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर जिनका जिक्र अभी शफीक अवान ने किया है, तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे मुखालफिन जो है ना, खासतौर पर इंडिया अपनी मीडिया पॉलिसी के जरिए ये नैरेटिव बिल्ड करता है कि पाकिस्तान में कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है, पाकिस्तान में वन मैन शो है और इसको सिर्फ हमारे यहाँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चलाने की कोशिश करती है। तो इसको काउंटर करने का तरीका यह है हमें इब्लाग के महाज पे यानी मीडिया के महाज पे ज्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। देसी लिबरल नहीं कहूंगा, वो हमारे अंदरूनी दुश्मन है। वो जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना, उसको हमें निगेट करना चाहिए। मुझे आपको पूरे सब अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तो उनके चेहरे भी एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, उदासी भी है और उनके चेहरे पे उदासी भी है। और ये जब हम सियासी और अस्करी क़यादत जब काबुल में ब्लड शेड नहीं हुआ तो उनकी मैया तो वहीं मर गई थी कि वो कह रहे थे कि हम जनाब उन्होंने छुरियां तेज की, हमने ये लिखना है वो करना है। नहीं वो तो एक दिन फिर हमारे जो हुकूमत का और फौज का जो एक पेज पे थे अफगानिस्तान के मसले पे, उससे तो मजीद ही बिल उनके औस पड़ गई ना। जो वो सोच के सोए थे ना कि सुबह कुछ 40-50 हज़ार बंदे मर गए होंगे, तो जब वो उठे तो उनके ख्यालात की फोदगी जो थी वो फिर देखें जो 2 ब्लास्ट हुए वहां पे, उस पे मातम देखें, और जो जिस तरह अमेरिका ने उनको खत्म किया है दाइश को, उसको उस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जंग का आज का जो इदारिया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आज जंग के इदारिये में। एक तो उन्होंने कहा कि तालिबान की असल आजमाइश अब शुरू, ठीक है। फिर जंग के इदारिये की अहम पॉइंट है कि दुनिया तालिबान की तरफ देख रही है। तीसरा अहम पॉइंट है कि अलकायदा और दाइश का मुस्तकबिल जो है अब वो चैलेंज हो चुका है। चौथा पॉइंट है कि दाइश को ख़त्म करने का अमरीकी दावा तो गलत निकला, वो तो जिंदा है, 20 साल वहाँ पे रहे और उसके बाद भी वो दाइश को नहीं कर सके, और जैसे ही वो निकले तो दाइश ने कुंभियों की तरह सर निकाल लिया। और आखिरी है कि दाइश और तालिबान जो है वो एक दूसरे के मध्य मुकाबले, नई लड़ाई हो सकती है। छोटा छोटा विचारों वैसे पे छोटे छोटे कमेंट कीजिएगा। मतलब आज का दायरा बहुत अच्छा है और बड़ा चैलेंजिंग और कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफाइन किया गया है। देखिए बात क्या है, दुनिया इस वक्त तालिबान की तरफ क्यों देख रही है? दुनिया इसलिए तालिबान की तरफ देख रही है कि क्या ये वाकई माजी से मुख्तलिफ तालिबान है या ये माजी के तालिबान है, और इसीलिए आज अब तक जितना अभी तक का बिहेव है तालिबान का वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बहुत से लोग जो हैं वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि तालिबान ने अभी तक कोई एग्रेशन, कोई रेजिस्टेंस, उस तरह की कोई वायलेंस नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, और जो उनके माजी के रिकॉर्ड थे उसके मुकाबले में अपने आप को एक, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, एक नया तालिबान के तौर पर अपने आप को पेश किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बात यह है कि दुनिया देख रही है, और चैलेंज वही है जो आपने दाइश के साथ कैसे निपटना है, वो एक बड़ा चैलेंज। समझते हैं कि दाइश में अगर अमेरिका निकल जाए और भारत की सपोर्ट खत्म हो जाए तो क्या दाइश में इतना तपड़ है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकती है? देखिए, चाहे अलकायदा हो चाहे दाइश हो, इसके पीछे अमेरिका तो लाजमी है ना। अमेरिका और फिर हमारा जो यहूदी इसराइली लॉबी है ये, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों को डिस्टर्ब करते हैं और वहाँ भेजते हैं दाइश को जहाँ के मुसलमान पंप रहे होते हैं। अब देखें ना, ये तालिबान, ये अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, अब आगे बढ़ रहा है, उसको डेवलपमेंट करें, उसकी रीबिल्ड करें। अब वहाँ उन्होंने दाइश को कर दिया। अब मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि दाइश जो है वो कोई अमेरिका और उसकी यूरोप और इसराइल से या भारत से हट के है। इसके पीछे वो ये है, इसकी मेरी लॉजिक ये है कि ये हमेशा वहाँ भेजते हैं जहाँ मुसलमान पंप रहे हो, जहाँ मुसलमानों की बेहतरी हो रही हो। अब उन्होंने यहाँ कर दिया, नहीं एक और अंदरूनी जंग की उन्होंने कदम बुनियाद रख दी है। एक कॉलम आपसे मैंने शेयर करना था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रुस्तम शाह मेहमद साहब का कॉलम छपा है, उसके 3-4 नकात में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं जल्दी आपसे कमेंट ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि तालिबान की जीत अमेरिका की शिकस्त है, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, अमेरिका की आलमी ताकत कमज़ोर हो रही है, अमेरिका अफगानिस्तान में मुदाखलत के मफरूज़ों पर था, वो मफरूज़े ख़त्म हो गए। और द मोस्ट पावरफुल सेंटेंस ऑफ द कॉलम के बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखिए हम सब कह रहे हैं कि दुनिया तब्दील हो रही है और ताकत के मराकज़ तब्दील हो रहे हैं। अब अमेरिका के मुकाबले में एक मुतबादल जो है ना, चीन भी है, रशिया भी डेवलप हो रहा है, और इसकी वजह से अब ये जो ब्लॉक्स नए आ रहे हैं ना, अब आप देखिए ना, मैंने आपको कहा था कि रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं,
ये एक नई ताकत के तौर पर, रीजनल ताकत के तौर पे, जो भी लोधी साहब ने भी कहा था ना, इकोनॉमिक्स बेस्ड होगी। तो मुझे लगता है कि दुनिया का ब्लॉक डेवलप हो बदल रहा है, और खास तौर पे ये जो तालिबान की बर्तरी हुई है ना, इसने पूरी दुनिया में अमेरिका के बारे में परसेप्शन तब्दील कर दिया है कि ताकत की बुनियाद पे हर जंग जीती जा सकती है। देखिए, रुस्तम शाह मेमन साहब बड़े सीजन राइटर हैं, और काबुल और अफगानिस्तान को बहुत समझते हैं, और हमारे फाटा एरियाज पे बड़ी इनकी ग्रिप है। अब देखिए, ये जो ने नुकात उठाए हैं, यही नुकात हम हर प्रोग्राम में उठाते रहे, और बिल्कुल ये ठीक पॉइंट आउट किया कि अब वहाँ पे अफगानिस्तान में ज़ाहिर दाएश चाहिए, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो रहेगा, हर जगह होता है, लेकिन उस पर एक काबू पा लेंगे। लेकिन असल है इकॉनमी को कैसे रीबिल्ड करते हैं। इकॉनमी होगी तो मुल्क चलेगा ना। ठीक है। अभी तो उनके पास वो दवाइयाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया यूएन ने कहा है पाकिस्तान को कि आप उनकी खुराक की ज़रूरतें पूरी करें। यानी पाकिस्तान की जो है ना वो जो इसमें रोल माना जा रहा है, और हम भी वही रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब प्रोग्राम के आखिर में मैं चाह रहा था कि जो ट्विटर्स के ऊपर टॉप ट्रेंड्स हैं उन पर बात की जाए। जो पिछले 24 घंटे का टॉप ट्रेंड था वो था वेल डन एनसीओसी, और 21.3 के जो है उसके रिट्वीट्स हुए। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें, एक तो बिल गेट्स का उस ट्रेंड में चल रहा है जिसने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि आज बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मेरा ख्याल है अगर हमारे पास क्लिप है तो मैं चाह रहा हूँ बिल गेट का क्लिप देखें, अगर है तो है। बिल गेट प्रेज्ड पाकिस्तान फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट COVID-19. The great efforts by NOC always got remarkable recognition and international level. बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक चीज और कर दूं, फिर आप दोनों कमेंट दिए। असद उमर साहब ने भी बड़ा उससे अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा कि ये टीम एफर्ट है। पाकिस्तान ने जिस तरह वैक्सीनेशन की, जिस तरह कोविड को कंट्रोल किया, पूरी दुनिया वज़ीर-ए-आज़म आप अंदाजा लगाएं कि जिस किस्म की तूफान बदतमीजी एनसीओसी के कॉन्टेक्स्ट में और कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ मुखालफिन ने फैलाई, उसका आप देखिए अमली नतीजा क्या निकल रहा है कि आपका WHO कह रहा है कि पाकिस्तान पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, और पाकिस्तान ने ये जो अपना इंट्रोड्यूस करवाया था स्मार्ट लॉकडाउन, उसकी एक्सेप्टेंस है। फिर उसके बाद देखिए बिल गेट्स की आपने बात की है, इंटरनेशनल इदारे रिकग्नाइज कर रहे हैं, एनसीओसी ने सबके साथ कोऑर्डिनेट किया, और अभी ये अमेरिकन वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, साबिक इकोनॉमिस्ट में लैरी सुमर्स, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की पॉलिसी इख्तियार करता ना तो कई अरबों डॉलर बचा सकता था कोविड के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक दुनिया की रिकग्निशन जो है वो आपकी कोविड की पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में और एनसीओसी के कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिका नु ते हुन मत आइए, उसे अब समझ आइए कि भाई कोविड हो, अफगानिस्तान की जंग हो, कोई हो, वो पाकिस्तान के गोडे पकड़ ले कि भाई हमें बचा ले, सिखा दें हमें। इन्होंने एक जिक्र किया ना, जो उन्होंने लिखा, ये मैं अपना सर्च कर रहा था, उस पर यह था कि पूरी दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर को, जो इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, उन्होंने अपनी इकॉनमी भी बचा ली और कोविड को भी उन्होंने कवर किया। उन्होंने कहा ना उन्होंने इकॉनमी तबाह होने दी, ना अपने लोगों की तबाह होने दी। ये बहुत बड़ा ये अपना कॉम्प्लीमेंट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और मैं असद उमर साहब को सलूट करूंगा, और उनकी पूरी टीम जिस तरह उन्होंने उसको टेकअप किया है, जिस तरह डॉक्टर फैसल भी और पूरी टीम जिस तरह उसको टेकअप किया है, हमारा सलूट है उनको कि। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह उसको टेकअप किया है, कि उन्होंने कहा मैं इकॉनमी में समझौता नहीं करूंगा। जो गरीब जो बंदा है ना, मेरे कहने से प्राइम मिनिस्टर को भी एक सलूट, गरीब बंदा जो है ना, सुने, जो गरीब बंदा है, रेडी वाला है, जो आम मजदूर आदमी है, ठीक है, उसका घर रोजगार खत्म नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। शफीक अमान साहब को सलूट। सलमान अभी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जाते हुए सिर्फ एक खबर के भारत में कीमियाई मवाद एक जो 4 महीने में 30 दफ़ा चोरी हुआ है, बहुत ख़तरनाक ये मवाद होता है। पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया, लेकिन क्या करें, भारत का तो ऐसा लगता है कि सारी जो गंगा है वो उल्टी बह रही है, और मोदी जो है वो बैठ के भारत का बेड़ा गर्क कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।